सो हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यार ट्रस्ट मी, प्लीज़ ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रेलेवेंट टर्म्स हैं, कभी भी फिजियोलॉजी के लेक्चर में ये चीज़ें मत सोचना कि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन आई अटेंडेड माय फर्स्ट लेक्चर ऑन फिजियोलॉजी, मुझे लगा उन्होंने क्या कर रहा था। ऐसे पहला लेक्चर तो खैर मेरा मिस ही हो गया था, आई वॉजंट देयर। तो सेकेंड लेक्चर जब मैंने अटेंड करा तो सेकेंड लेक्चर में ना उन्होंने क्या करा, दे सेड कि देखो ये एक सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर अंदर सब माइनस होता है, बाहर सब प्लस होता है, ठीक है ना। एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग मल्टीपल थिंग्स। उसके बाद सर ने बहुत कुछ पढ़ाया, पर मुझे एक भी चीज़ पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन उन्होंने बनाई है इसके बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव हो कैसे गया। आई थॉट कि यार इसको छोड़ो, अगली बार किसी और लेक्चर में, लाइक ऐसा लगता है मेडिकल साइंस में जब आप पहली पहली बार जाओगे ना, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, कहीं भी जाओगे, डेंटल में जाओगे, मेडिकल में जाओगे, सबसे पहले ऐसा लगेगा दैट यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्या बकचोदी पढ़ा रहे हो यार, कुछ हार्ट वार्ट, कुछ ब्रेन के बारे में पढ़ाओ। मतलब एनाटमी में तो तुम्हें हाथ में ब्रेन दे देंगे और अलग अलग चीज़ें बताएंगे, और फिजियोलॉजी में क्या पढ़ा रहे हो। टू बी ऑनेस्ट दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे लगा छोड़ यार ये चैप्टर समझ नहीं आया, अगला समझ लेंगे। अगले में उन्होंने एक्शन पोटेंशियल पढ़ाना शुरू करा, वो भी समझ नहीं आया। तो इवेंचुअली मैंने जब डिस्कस करा तो ही सेड कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़े बिना एक्शन पोटेंशियल नहीं आता। अब बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ प्रेजेंट होता है। यार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आता है, देखो यार क्या होता है, जैसे सपोज हमने सबने पढ़ा है देयर आर प्रेजेंट आयंस, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मल्टीपल आयंस आर देयर। अब क्या होता है यार, जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर आयन की कंसंट्रेशन और सेल के बाहर आयन की कंसंट्रेशन वेरिएट करती है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, एंड ऑल। तो क्या होता है बेसिकली, जब ये आयन की कंसंट्रेशन वेरिएट करती है तो ये आयन की कंसंट्रेशन, आयन हमेशा चार्जेस कैरी करते हैं। अब क्या होता है यार कि ये जो हमारे आयंस होते हैं, ये आयंस की जो कंसंट्रेशन है ये अलग अलग होने की वजह से ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड नेगेटिव होती है और आउटर साइड पॉजिटिव होती है। अभी आई विल टेल यू कि नेगेटिव कैसे हुआ, ये पॉजिटिव कैसे हुआ। एक्चुअली मेरा अभी कॉन्सेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन करना था वो ये करना था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, दैट जो मेरी ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अक्रॉस माइनस और प्लस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो हमारे आयंस है ना, इनकी कंसंट्रेशन वेरिएट करती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। कैसे करती है अब हम वो पढ़ेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यार वर्ड से ही अपनी डेफिनेशन बनाना सीखो। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रेस्टिंग के टाइम पर हो। अब हम सेल की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा सेल रेस्टिंग स्टेट में है तो जो उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना। दिस इज योर RMP, दिस इज एक्चुअली योर RMP। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये RMP हमारा काम करता है और ये एग्जैक्टली जनरेट कैसे होता है सेल में, कैसे ये माइनस अंदर आ गया और कैसे ये बाहर प्लस आ गया। मतलब पहले दिन अगर मैंने ये समझ लिया होता ना लेक्चर में तो शायद एक्शन पोटेंशियल तक जल्दी समझ आ गया होता। तो दिस शुड नॉट मिस्टेक आप मत करना। सो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जेनेसिस की, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप कैसे होता है। देखो यार क्या होता है, आपका ये है सेल, ठीक है, दिस इज योर सेल। अब इस सेल के अंदर देखो, अब इस सेल के अंदर क्या है, आई शुड ड्रॉ विद ब्लू से कलरफुल ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा समझ जल्दी आएगा। ओके क्या होता है यार, देखो ये जो आपका सेल है ना, सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है आपकी क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम के ऊपर होगी एक जीन।
मतलब मल्टीपल जीन होती है, जिस जीन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो आप ध्यान दो। ये जीन कोड करेगी एक स्पेशल तरीके के पंप के लिए जिसका नाम होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट पंप होता है, ये एक इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है। और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की फंक्शनिंग हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे और हमने सेल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में भी डिस्कस करा है। जो जीन इसे कोड करती है, एक्चुअली सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है ना, उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी यूनिट होती है और एक थोड़ी सी छोटी यूनिट होती है। ये अल्फा और इसको हम बीटा बोलते हैं, ठीक है ना। जो हमारी अल्फा सब यूनिट होती है और जो हमारी बीटा सब यूनिट होती है, फंक्शनिंग अल्फा होती है। बीटा का काम क्या होता है कि यहाँ से जो जीन इसके लिए कोड कर रही है, आई थिंक ATP1A1 जीन का नाम होता है, जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की अल्फा सब यूनिट के लिए कोड करती है। और बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है कि यहाँ से जीन की कोडिंग हो, प्रोटीन बने। ये क्या है, पंप क्या है, ये एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाकर इस तरह से एम्बेडेड हो जाता है। क्वेश्चन कम कि इसका काम क्या है, इसका काम इसका नाम से डिफाइन हो रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का काम क्या होता है, ये हमारा अगर सेल है तो सेल में से सोडियम को बाहर भेजो, पोटेशियम को अंदर भेजो। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का एक ही काम होता है कि वो 3 सोडियम आयन सेल में बाहर भेजता है और 3 सोडियम आयन बाहर भेजने के बदले 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर लेके आता है। एंड दिस पंप रिक्वायर एनर्जी, इसीलिए ये एटीपेज पंप बोला जाता है। आई विल शो यू एन एनिमेशन और उस एनिमेशन के बाद में मैं इन सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की फंक्शनिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप किस तरह से काम करता है। एक्चुअली उसकी ना जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस पंप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चेंज होती है और सोडियम पोटेशियम आयन के एक्सचेंज के लिए होता है। सो बिफोर मैं डायग्राम बनाऊँ, you just see an animation attached to this. एनिमेशन के बाद आपने देखा कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या कर रहा है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बेसिकली, यार मैं स्ट्रक्चर बताने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हर वीडियो हमें एक टाइम ड्यूरेशन के अंडर बनाएंगे तो वो टॉपिक को हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती है। बेसिकली क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, ये सेल मेम्ब्रेन है एंड इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन आयंस के एक्सचेंज को, या मॉलिक्यूल्स के, आयंस नहीं बोलना चाहिए पर्टिकुलरली, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कभी भी आयंस या मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज को फ्री फंड में नहीं होने देती, राइट। विच इज़ रिक्वायर्ड वो अंदर जाने देगी। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे हमने इसका फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमने क्या कहा था कि सिर्फ वही मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं जिनका या तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो या फिर वो लिपिड सॉल्यूबल हो या फिर उनका पोलैरिटी से कहीं लेना देना ना हो। तो पता है यार, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस एक्सचेंज नहीं हो सकते और आयनिक एक्सचेंज कराने के लिए देयर आर स्पेशल प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो चैनल की तरह अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये है हमारा, जैसे यहाँ मेरा कौन सा पंप था, यहाँ था सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। यहाँ और चैनल्स होंगे, हमने सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में पढ़ा था एक्वापोरिन्स के बारे में। एक्वापोरिन्स बेसिकली क्या थे, एक्वापोरिन्स थे कि कुछ पेप्टाइड चेन्स आती हैं इस तरह से, एक चैनल बनाती हैं और एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और इसके सेंटर में भरा होता है फ्लूइड, ठीक है, इसके सेंटर में भरा होता है फ्लूइड। एंड क्या होता है, जो आयंस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता, जो आयन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता कि भैया जो आयंस ऐसे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकते, वो इन एक्वापोरिन्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजे जाते हैं।
अब हमारा टॉपिक हम दोबारा से फोकस करते हैं कि एग्जैक्टली ये मल्टीपल बातें जो हमने डिस्कस करी इसका फ़ायदा क्या है। देखो यार, जो पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन है हमें उसके बारे में पढ़ना है। पोटाशियम, एक चीज़ दिमाग में हमेशा डाल लो दैट दिस इज़ योर सेल, ये आपका सेल है। पोटाशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होती है, राइट। पोटाशियम की कंसंट्रेशन क्या है? पोटाशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगी और सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये एक आपको रूल फॉलो अप करना है कि ये चीज़ कभी दिमाग से मत याद रखना। या फिर आप एक चीज़ ये अज्यूम कर सकते हो कि सेल्स जो है ना वो हमारे बैग हैं किस चीज़ के? पोटाशियम के। पोटाशियम के बैग्स हैं हमारे सेल्स को, हम लोग क्या कह सकते हैं? पोटाशियम के बैग हैं। और जो फ्लूइड है यहाँ पर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, या फिर कह सकते हो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, वो होता है रिच सोडियम आयन में। ओके, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस किसने पैदा करा? ये पैदा करा हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप ने। ये क्या करता है? ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप क्या करता है? 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम को अंदर भेज देता है, राइट। सपोज अब यहाँ पर आपके पास एक एनवायरनमेंट है 1, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है सपोज 1, ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है 2। सपोज ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कुछ इस तरह से इन लोगों ने पेयरिंग कर रखी है, ठीक है। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये क्योंकि हमें पता है कि जहाँ कैटायंस होंगे वहाँ एनायंस भी होंगे। सपोज यहाँ पर अब एक पंप लगा हुआ है, ये मेरा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप लगा हुआ है, ठीक है। इसने क्या करा? इसने 3 पॉजिटिव आयन तो बाहर भेजे, 3 सोडियम आयन भेजे, 3 पॉजिटिव आयन बाहर भेजे, लेकिन बेवकूफ़ रिटर्न में, आई थिंक मुझे बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन रिटर्न में सिर्फ 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर लेके आया, ठीक है ना। उसने क्या करा कि कई लोग बड़े बुद्धिमान बनते हैं ना, ये उस टाइप का था। इसने 3 सोडियम आयन सेल के बाहर भेजने होते हैं और 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर लेके आया। यार तुम 3 भेज रहे हो बाहर और 2 वापस लेके आ रहे हो, तो देयर इज नेट लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपका पॉजिटिव चार्ज का नेट लॉस हुआ एक, आप देयर इज अ लॉस ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट ये हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप करता है। क्या होता है यार, जो आपने देखा कि सोडियम आयन 3 बाहर जा रहे हैं और पोटाशियम 2 अंदर आ रहे हैं, तो अंदर ना जो हमारा पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है -5 मिलीवोल्ट का, राइट। -5 मिलीवोल्ट मतलब थोड़ी सी ना अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। क्यों आएगी अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि आपने 3 सोडियम आयन यानी कि 3 प्लस बाहर भेजे और अंदर सिर्फ आप 2 ही प्लस लेके आए हो, तो स्लाइटली नेगेटिव वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ तो भैया मौका मिल गया पोटाशियम को। क्या होगा दैट, अब सपोज आप करो ये सोडियम और पोटाशियम है, ठीक है। ये सोडियम और पोटाशियम में जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी बड़ी बायस्ड सी लगेगी कि यार ये तो बड़ी बदतमीजी हो गई। सोडियम पोटाशियम पंप जो है 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, पोटाशियम भी 2 अंदर लेके आ रहा है। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ अनगेटेड चैनल्स होते हैं, ओके। कुछ लीकी चैनल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ अनगेटेड चैनल्स होते हैं। यार इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये ना सोडियम को बाहर जाने के लिए पोटाशियम को सेल के बाहर फ्रीली जाने देते हैं। अदरवाइज मतलब लाइक वैसे तो इनको कोई भी आयन एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बिना परमिशन के नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लीकी चैनल्स अनगेटेड चैनल्स होते हैं पोटाशियम के लिए। सिर्फ पोटाशियम जाएगा भाई बाहर, मतलब पोटाशियम तो कुछ ओवर ही लाडला है। तो आप खुद देखो कि सेल मेम्ब्रेन जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके लिए भैया बड़ी सारी हमारे प्रोटीन्स और बड़े अलग अलग तरीके के तामझाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, राइट। एक्वापोरिन टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं, लिंक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब बाकी सारे आयंस और उन सब से देखो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये
कि पोटाशियम के लिए उन्होंने स्पेशली कुछ लीकी चैनल्स बना दिए कि ठीक है, हम की जो पोटाशियम है ना उसको फिर भी हम लोग बाहर अलाउ करेंगे जाना, और पोटाशियम यहाँ से यहाँ और इन्हीं चैनल्स के थ्रू बाहर से अंदर बिना परमिशन के आ जा सकता है। पोटाशियम के पास इतनी छूट है कि वो बिना परमिशन के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकता है। मतलब यार सीरियसली ये तो गुंडागर्दी हो गई। बट दिस इज़ अ खुशखबरी फॉर पोटाशियम कि उसको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड जो बेचारा मेरा बाहर सोडियम बैठा है उसको ऐसा कोई भी परमिशन नहीं है। उसको बाहर है तो तू भाई बाहर ही रहेगा जब तक तुझे अंदर ले जाने वाले चैनल्स नहीं खुल जाते। ओके, अब हमारा सिनारियो कहाँ तक पहुँचा है, अब हम अपने सिनारियो को फोकस करते हैं। अब हमारा सिनारियो पहुंचा है कि ये मेरा सेल है, ठीक है। सेल के आसपास में क्या क्या स्ट्रक्चर अभी तक हमने फोकस करा कि ये है मेरा सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, जो एटीपी यूज़ करके क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयन बाहर भेज रहा है और 2 पोटाशियम आयन अंदर भेज रहा है, ठीक है। तो अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, राइट। यहाँ से एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सबसे पहला कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करने वाला हमारा प्रोटीन है वो है हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, क्योंकि सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप कंसंट्रेशन को जब वेरिएट कर रहा है, मतलब 3 सोडियम बाहर ला रहा है, 2 पोटाशियम अंदर लेके जा रहा है, तो इवेंचुअली सेल के अंदर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, -5 मिलीवोल्ट की, और जबकि हमारे सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड -85 मिलीवोल्ट होता है। यानी कि इतनी बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैलकुलेशन में सिर्फ इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो -5 मिलीवोल्ट है। लेकिन ये जो -5 मिलीवोल्ट है, ये जो इसका उसका इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस के क्रिएट होने के बाद आयंस की मूवमेंट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आना शुरू होती है, राइट। ओके, तो अब हमारा पोटाशियम एक हम अज्यूम करते हैं एक ऐसी लड़की है जिसे अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ओवर ही प्यार है, राइट। अब क्या हो रहा है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस माँ बाप का काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सोडियम को बाहर करो और पोटाशियम को अंदर लेकर आओ। लेकिन क्या है, जो पोटाशियम है उसके पास में एक पावर है, उसके पास में पावर क्या है, उसके पास में उसके लीकी चैनल्स हैं। उसके पास में क्या है, उसके पास में उसके लीकी चैनल्स हैं और उसके पास में खुली छूट है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की। तो ये पोटाशियम क्या करेगा, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप कोशिश कर रहा है कि पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहे। अब जब पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहेगा, जिनकी जेबें बहुत भारी होती हैं यार, भरी भी होती हैं, उनका दिल करता है खर्चे करने का। तो सिमिलरली जो हमारा पोटाशियम आयन है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है उसकी हाई और यहाँ उसकी कंसंट्रेशन है लो। तो उसको क्या पता है कि यार मेरे पास में लीकी चैनल्स हैं, और वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जब भी ये आयन या कोई भी आयन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो हम कहते हैं कि उसकी मूवमेंट है अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग है उसकी मूवमेंट कि भैया अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सही जा रहा है, हाई से लो में जा रहा है, ठीक है ना। तो पोटाशियम आयन क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यार देखो माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप क्या कर रहा था, बाहर से 2 पोटाशियम अंदर लेके आ रहा था, ठीक है। बाहर से वो क्या कर रहा था, 2 पोटाशियम वो अंदर लेके आ रहा था और 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था। तो क्या होगा, जब वो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप इस पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा था तो बेसिकली वो काम कर रहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। मतलब पोटाशियम आयन जहाँ कम है ये कम से ज़्यादा में लेके आ रहा था, तो इसीलिए इसको एटीपी भी चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी एनर्जी भी, उसको एनर्जी की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है और सेल के बाहर पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम होती है। जब भी हम लोग कहीं से हाई से लो की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आयन का मूवमेंट अगर हाई से लो की तरफ होता है, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब भी लो से हाई की तरफ होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है।
सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वर्किंग की अगर हम बात करें तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पोटेशियम को सेल के बाहर से अंदर लेके आ रहा था, यानी कि सेल के बाहर पोटेशियम क्या है, कम है और कम से ज़्यादा की तरफ ला रहा था। तो उसका काम था कि वो लो से हाई की तरफ जा रहा है। अब जब वो लो से हाई की तरफ जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वो लो से हाई की तरफ गया तो इसने सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, और जब इसने पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज कर दी तो ये पोटेशियम आयन कुछ ज़्यादा ही बकचोदी दिखाने लगा, और इसने क्या करना शुरू कर दिया, जो लीकी चैनल्स थे सोडियम पोटेशियम के लिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उनके थ्रू सेल के बाहर मूव करना शुरू कर दिया। तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूवमेंट शुरू हो गई। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि -5 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो ये है एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटा है, कम है ये चार्ज, लेकिन येट ये कोशिश करेगा कि पोटेशियम आयन को किसी तरह अंदर रख पाए, बट वो उतना नहीं होता। तो एग्जैक्टली हमें दो ग्रेडियंट जो डिस्कस करने हैं वो कौन से करने हैं, एक हमें डिस्कस करना है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और एक हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं ग्रेडियंट में जब वेरिएशन होती है तो आयंस का एक्सचेंज शुरू होता है। ठीक है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अगेन जितना हम लोगों ने देखा क्या होगा। अब हमारा जो पोटेशियम आयन है ये मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है और ये मेरा इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा आइस इंट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। क्या होगा, जो मेरा पोटेशियम है अब वो सेल के अंदर ज़्यादा है, ये मेरा पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये कंसेंट और सेल के बाहर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो इसके पास में लीकी पोटेशियम चैनल्स होते हैं ये उसके अक्रॉस मूव करने लगता है बाहर की तरफ। ठीक है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, along the concentration gradient from high concentration to lower concentration, इसका मूवमेंट इस तरफ होता है। अब क्या यार, अंदर जो एनायंस हैं, अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोशिश करती है कि इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस को रोक कर रखे, पर अभी क्या है, अभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है किसकी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, और वीक इन्फ्लुएंस है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की। अब क्या होता है, धीरे 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 पोटेशियम बाहर मूव करता चला जाता है, मूव करता चला जाता है। ठीक है, अ टाइम विल कम, एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों तरफ कैसा होगा। अब देखो क्या हुआ, पोटेशियम आयन है, जब पोटेशियम आयन बाहर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हमारा -5 मिलीवोल्ट था, जब ज़्यादा पॉजिटिव आयन सेल से जाता जाएगा तो अंदर का एनवायरनमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एक टाइम था कि स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वीक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के ऊपर हावी हो गया और पोटेशियम अंदर से बाहर चला गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और वीक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों जो है सेम हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे पहले यहाँ पर चार्ज कम था, नेगेटिव आयन कम थे, नेगेटिव आयंस बोलो आप चाहे नेगेटिव, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव कंटेंट था सेल के अंदर वो कम था, वो पोटेशियम आयन को होल्ड नहीं कर पा रहा था, पोटेशियम के ऊपर उसकी उतनी इन्फ्लुएंस नहीं थी, उसके पोटेशियम के ऊपर उस टाइम पे जब हमारा मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेंशियल डिफरेंस -5 मिलीवोल्ट का था, उस टाइम पर उसके ऊपर कौन सा फैक्टर भारी पड़ रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। उस टाइम पे उसके ऊपर किस चीज़ का जुनून चढ़ा हुआ था कि यार मुझे हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना है, और पोटेशियम सेल से अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सॉरी, लेकिन आफ्टर दिस क्या हुआ, जब कंटिन्यूस मूवमेंट होती चली गई तो इवेंचुअली क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली गई और इवेंचुअली क्या हुआ, जितना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट हो गया। मतलब अब क्या है, अब उसके ऊपर ये दोनों फैक्टर इक्वली काम कर रहे हैं। अब क्या होगा,
चैनल्स उसके पास अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन अब हमारा पोटेशियम आयन बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं सेल के अंदर जाऊं या सेल के बाहर जाऊं, राइट। तो अब उसे समझ नहीं आएगा कि भैया मेरे को सेल के अंदर जाना है या सेल के बाहर जाना है। यहाँ पर उसका नेट मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग वो जाना चाहेगा कि भैया मैं अंदर ज़्यादा हूँ बाहर कम हूँ, तो बाहर जाता हूँ, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का भी रहेगा। तो जो नेट मूवमेंट होती है ना आयंस की, पोटेशियम आयन की, वो रुक जाएगी, ठीक है ना। नेट मूवमेंट क्या होगा, वो रुक जाएगा। अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, नेगेटिवली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों है अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि काफ़ी सारा पोटेशियम आयन बाहर जा चुका है, और जब वो काफ़ी सारा बाहर चला गया तो अंदर एक वीक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया, और वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को पोटेशियम के कंपीट करेगा, और अब पोटेशियम की नेट मूवमेंट सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस रोक दी जाएगी। वो खुद ही नहीं जाएगा अंदर बाहर, वो कहेगा यार जितना जोर मेरे ऊपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लगा रहा है कि हाई से लो की तरफ जा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट मेरे ऊपर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी लगा रहा है, तो नेट मूवमेंट उस आयन की रुक जाएगी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, हमें याद करना है। एक होता है हमारा डिफ्यूजन पोटेंशियल, कि डिफ्यूजन पोटेंशियल, आई थिंक इट्स डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होता है, और एक होता है हमारा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है। ये दो टर्म्स हमें देखने हैं कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या होती है आयंस की। साइमल्टेनियसली ये हमने मूवमेंट देखी पोटेशियम की, कि किस तरह पोटेशियम की मूवमेंट अक्रॉस द सेल हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोटेशियम की मूवमेंट से ये दोनों पोटेंशियल्स कैसे आते हैं, और एक दो जो इक्वेशंस इससे रिलेट करती हैं। ओके, सो हम लोग पोटेशियम के बारे में बात कर रहे थे। पोटेशियम के बारे में हम क्या बात कर रहे थे कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप था, उसने क्या करा, एटीपी यूज करके 3 सोडियम आयन बाहर भेजे, 3 सोडियम आयन सेल के बाहर भेजे, और 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर भेजे, क्योंकि देयर इज अ नेट लॉस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर वापस कम आ रहा था, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, -5 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसने सेल के अंदर, या -5 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने मेम्ब्रेन के अक्रॉस बना दी। बट ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने क्या देखा, हमारा आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट है, लेकिन यार खुद सोचो, अगर ये 3 सोडियम बाहर ना भेजता, 2 पोटेशियम अंदर ना भेजता, तो पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ती ही नहीं। तो कुछ जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप रिस्पॉन्सिबल है। भले ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो हमारा -85 मिलीवोल्ट है, उसमें ये सिर्फ -5 मिलीवोल्ट का क्या बोलूँ मैं, -5 मिलीवोल्ट की इन्वॉल्वमेंट देता है, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, अगर ये नहीं काम करेगा तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा और पोटेशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि इसी ने कंसंट्रेशन डिफरेंस प्रोड्यूस करा है। अब सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड -5 मिलीवोल्ट है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इतना स्ट्रांगली काम नहीं करता है। तो पोटेशियम आयन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के ऊपर ध्यान भी नहीं देता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, और वो सेल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब वो मूव करता चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यू कैन से डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब वो बाहर जा रहा है, सेल के जा रहा है, उसे नजर नहीं आ रहा कि पीछे से भैया जो -5 मिलीवोल्ट का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस था, अब क्योंकि पोटेशियम अपनी मर्जी से बाहर की तरफ जा रहा है, तो सेल से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेल से पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। -5 मिलीवोल्ट से वो -20, -50, -60 ऐसे वैल्यूज उसकी बढ़ती चली जाएंगी। एक टाइम आएगा जब जितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन डिफरेंस का था, उतना ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिकल डिफरेंस का, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पोटेशियम आयन के ऊपर काम करेगा। और पोटेशियम आयन को अब ये समझ नहीं आएगा कि यार
हमारे ये लीकी चैनल्स बंद नहीं होते हैं, ये ओपन ही रहते हैं। ये लीकी चैनल्स ओपन रहेंगे, लेकिन पोटेशियम को ये समझ नहीं आएगा कि यार मैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करूं, या फिर जो है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कह रहा है कि यार नहीं, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ने क्यों पोटेशियम को बाहर जाने दिया था, क्योंकि वो एक वीक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट था, उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं था, एक छोटा सा नेगेटिव साइन था जो बेचारे को रोक रहा था। नाउ देयर इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पोटेशियम को बाहर जाने से रोकेगी, जो चार्जेस हैं वो ज्यादा है, वो पोटेशियम को बाहर जाने से रोकेंगे। तो बेसिकली जो नेट मूवमेंट है पोटेशियम की सेल के अंदर बाहर, वो रुक जाएगी। जब ये नेट मूवमेंट रुक जाती है पोटेशियम आयन की, इवन व्हेन पैसेज इज ओपन, पोटेशियम आयन को अंदर बाहर जाने से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन वो खुद ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ही स्ट्रांग है जितना इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को हम NERNST पोटेंशियल या नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। नर्स्ट इक्वेशन में बेसिकली क्या है, आई डोंट नो हाउ टू स्पेल हिज और प्रोनाउंसिएट हिज नेम, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि NERNST है यार। तो उन्होंने क्या बताया था दैट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है कि जब पैसेज है वहाँ पर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो पैसेज भी नहीं होता ना यार, उसमें तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, फ्रीली तो आप मेम्ब्रेन के अक्रॉस वैसे भी नहीं मूव कर सकते कोई आयन। तो उसने बोला कि यार देखो पैसेज है, पोटेशियम के लिए जो पैसेज है वो ओपन भी है, लेकिन क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो नेट मूवमेंट पोटेशियम की नहीं होगी। उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोटेंशियल या फिर नर्स्ट पोटेंशियल, राइट। और इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन भी है, और एक्चुअली इसको हम लोग, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अंदर जनरेट होगी, इसे हम क्या बोलते हैं? देयर इज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मेम्ब्रेन के अगेंस्ट, मेम्ब्रेन के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसमें हमारा पोटेशियम आयन का एक्सचेंज बहुत मैटर करता है यार। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस आयन की मूवमेंट रियली इन्फ्लुएंस करती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट होता है जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है, आंसर शुड ऑलवेज बी पोटेशियम आयन। आपने देखा क्यों? क्योंकि वोल्टेज, क्योंकि ये जो हमारे पोटेशियम आयन है ये लीकी चैनल्स हैं, ये अनगेटेड चैनल्स हैं, इनको किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है पोटेशियम को अंदर बाहर जाने के लिए। वो कोई भी नेट मूवमेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बिना परमिशन के आ जा सकते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस आएगा और फिर वो चैनल खुलेंगे। जबकि जो सोडियम है, कैल्शियम है, उनके लिए हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। मतलब जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो चैनल्स तभी खुलेंगे और तभी आयन का एक्सचेंज भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए जो आयन रियली मैटर करता है दैट इज द आयनिक एक्सचेंज ऑफ योर पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के बारे में आपको याद रखना है, राइट। नर्स्ट इक्वेशन में भी, नर्स्ट इक्वेशन और नर्स्ट पोटेंशियल एक्चुअली क्या है वो डिफाइन करता है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल में। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है? जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इक्वल हो जाते हैं और पैसेज होने के बावजूद भी नेट मूवमेंट आयन की नहीं होती है, राइट। एक हम सिचुएशन डील कर सकते हैं हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया, ठीक है। जो क्लिनिक्स हमारा पोटेशियम की कंसंट्रेशन से जुड़ा होता है। एक्चुअली क्या होता है यार, जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आपकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है, और सपोज ये मेरा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो मेरी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है और जो ब्लड के अंदर है वो अलग अलग होगी। लेकिन ब्लड के अंदर जो मेरी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है प्लस जो मेरी इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर हमारी पोटेशियम की कंसंट्रेशन है वो सेम होगी, क्योंकि आयन का मूवमेंट यहाँ फ्री होता है, यहाँ से यहाँ फ्री नहीं है, लेकिन ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्री होता है। तो जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारा आयन कंसंट्रेशन होगा वो हम पता लगा सकते हैं हमारी ब्लड के अंदर उस आयन की कंसंट्रेशन से। पोटेशियम से रेलेवेंट जो दो क्लिनिकल टर्म्स हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है हाइपोकैलीमिया एंड वन इज हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया,
राइट। हाइपो से हमें समझ आता है, हाइपो में क्या होता है, हाइपो मतलब लेस एंड हाइपर मतलब हाई। कैलीमिया इज अ टर्म जो डिफाइन करता है कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम की कंसंट्रेशन के लिए। अब क्या होता है यार, हाइपोकैलीमिया में क्या है, सपोज आपने कोई ड्रग्स ऐसे ली, जैसे आपने डायूरेटिक्स लिया, तो डायूरेटिक्स क्या करता है, बॉडी से पोटाशियम आयन को फालतू फंड में बाहर भेजता रहता है, ठीक है ना। देयर इज एक्सेसिव यू कैन से एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम आयन। क्या होगा, आपका ब्लड टेस्ट जब हम लेंगे तो ब्लड में हमारा क्या आएगा, दैट पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी कम, राइट, पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन आएगी कम। अब जब ये बात हमारे सेल को पता लगेगी, जिसके पास बहुत सारा पोटाशियम था, कि यार बाहर एनवायरनमेंट में पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो वो क्या करेगा, वो जो नॉर्मल बाहर जा रहा था ना, वो उससे भी ज़्यादा सिंपैथी उसको मिल गई, उसको पता लग गया कि पोटाशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है, क्योंकि ब्लड में जब पोटाशियम जो है बॉडी से फालतू फंड में बहुत एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसे पता है कि सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पोटाशियम कम है, तो पोटाशियम आयन क्या करता है, जो सेल के अंदर से पोटाशियम आयन सेल के बाहर मूव करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉर्मल हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -85 मिलीवोल्ट था, अब वो और नेगेटिव हो जाता है -90 मिलीवोल्ट। ऐसे सेल्स जिनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल और भी नेगेटिव हो गया, इनको स्टिमुलेट करना मुश्किल हो जाता है, इनके कंपैरिजन में, क्योंकि अब ये -90 मिलीवोल्ट हो गया, तो इस सेल को स्टिमुलेट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टिमुलेशन आपको प्रॉपरली समझ आएगी जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ लोगे, एक्शन पोटेंशियल पढ़ते ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मोर ओवर जो ये था हाइपोकैलीमिया, यानी कि ब्लड के अंदर आपका पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम था, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम था। अब सपोज आपको कोई ऐसा क्रश इंजरी है किसी पेशेंट में, या कोई एक्सेसिव लिसिस है, या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पोटाशियम आयन बहुत ज़्यादा ब्लड में है, क्यों, क्योंकि सपोज इन्फेक्शन हुआ, सेल डैमेज हुआ किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे क्या थे, सेल्स बैग ऑफ पोटाशियम। अब अगर ये किसी भी तरह से सेल का लिसिस होगा, मतलब वो बैग फट जाएगा जिसमें पोटाशियम था, तो ये पोटाशियम कहाँ जाएगा, ये तो ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपको एविडेंटली पता लगेगा। ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये सिचुएशन उतनी ही लाइफ थ्रेटनिंग है जितनी ये है। यहाँ पर हमारा एक सेल है, सपोज इसको एक्साइटेबल सेल, इसकी एक्साइटेबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि इस सेल को स्टिमुलेट करना मुश्किल हो गया है। जहाँ -85 मिलीवोल्ट थी उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब वो पहुँच गया है -90 मिलीवोल्ट, राइट, क्योंकि पोटाशियम आयन नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा बाहर जाने लग गया। उसको जैसे पता लगा कि बाहर पोटाशियम कम है, वो और बाहर की तरफ जाने लग गया। लेकिन हाइपरकैलीमिया में बेसिकली क्या होता है, हाइपरकैलीमिया में जो पोटाशियम आयन है वो ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये हमेशा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास में रहता है, राइट। और इनकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। अभी यू इफ यू आर नॉट गेटिंग इट देन प्लीज जस्ट मेमोराइज द टर्म, क्योंकि ये पैथोलॉजी एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल का लेक्चर देखते ही। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं उसका एक इनएक्टिवेटेड गेट होता है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। कहते ठीक है, तुम हमेशा हमें, मतलब ये ना एक तरीके से धोखा सा बना रहता है। पोटाशियम जो है उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो हैं वो एक्चुअली हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तो इन सेल्स को तो और भी मुश्किल हो जाता है स्टिमुलेट करना। तो बेसिकली पोटाशियम कंसंट्रेशन जो है, हम लोग बहुत कम देखते हैं कि पोटाशियम कंसंट्रेशन, नॉर्मल पोटाशियम कंसंट्रेशन हमारी होनी चाहिए अराउंड, लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, it is actually really important that you should know what is the actual आपका ब्लड में क्या लेवल होना चाहिए पोटाशियम का। इट शुड बी 3.5 to 5.5 मिलीमोल पर लीटर। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है देन यू शुड बी मोर कंसर्न्ड। ये पोटाशियम आयन की नॉर्मल रेंज है ब्लड सैंपल में। अगर आपको कम मिल रही है इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकैलीमिया, इससे ज़्यादा मिल रही है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरकैलीमिया। एंड पोटाशियम आयन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। तो अगर आपको ये कंसंट्रेशन वेरिएट मिलती है, ये रेंज से ऊपर नीचे मिलती है, देन आई थिंक यू शुड कंसीडर मच मोर,
सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमें यही देखना था कि किस तरह से सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है पोटेशियम आयन के एक्सचेंज की वजह से, पोटेशियम आयन क्यों एक्सचेंज हो रहा था? क्योंकि उसके पास लीकी पोटेशियम चैनल्स थे। पोटेशियम आयन की मूवमेंट की वजह से जो नेट चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होता है दैट इज नेगेटिव, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड कंपैरेटिवली जो बाहर है दैट इज योर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आपके चार्जेस हैं वो क्या है? मेम्ब्रेन के अक्रॉस inside the cell you have negative charge and outside the cell you have positive charge, and this is because of net movement of potassium ion. ओके, सो एक्चुअली आई ट्राइड कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रॉपरली समझ आ जाए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट होता है। और ये जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ये क्यों हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो जनरेट हुआ वो क्यों हुआ? आयंस की एक्सचेंज की वजह से। और जो आयंस का एक्सचेंज है वो क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन डिफरेंस क्यों प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी क्लियर अबाउट सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है? वो एनर्जी यूज करता है, एटीपी यूज करता है, सेल के बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर लाता है और 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से बाहर लेके जाता है। तो जो सेल के अंदर का एनवायरमेंट है वो नेट नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इवेंचुअली 1 आयन पॉजिटिव तो यार बाहर लॉस हो रहा है ना, तो इवेंचुअली हमारा सेल के अंदर -5 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप कंट्रीब्यूट करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का काम क्या था कि उसने सेल को पोटेशियम रिच बनाया और उसके एनवायरमेंट को सोडियम रिच बनाया। अब क्या होता है यार, पोटेशियम इतना इंपॉर्टेंट है सेल के लिए कि उसने, वैसे तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी आयन जल्दी आगे पीछे निकल नहीं सकता। यू हैव टू हैव पर्टिकुलर प्रोटीन्स, यू हैव टू हैव पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन पोटेशियम के लिए इतनी छूट है कि वहां पर मेम्ब्रेन के पास उसके खुद के लीकी पोटेशियम चैनल्स होते हैं और वो लीकी पोटेशियम चैनल्स के थ्रू पोटेशियम इजीली बिना परमिशन के अंदर बाहर जा सकता है। अब क्या होगा, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोशिश करेगी कि पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर ना जाए, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो है कंपैरेटिवली वीक है तो पोटेशियम आयन क्या करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेगा। यानी कि जो सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो वहां से कम की तरफ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब भी किसी आयन की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, वी से कि आयन की मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुई। एक्चुअली क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जब पोटेशियम मूव करता जाएगा, एक टाइम आएगा कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पहले सिर्फ -5 मिलीवोल्ट की थी वो इवेंचुअली बढ़ती चली जाएगी, -20, 40 इस तरह से वो बढ़ती चली जाएगी। और एंड में जितना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था ना, पोटेशियम को जितना इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा था हायर से लोअर की तरफ मूव करने के लिए, अब उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट उसके ऊपर काम करेगा कि भाई रुक जा, अंदर ही रुक जा, बाहर मत जा। ठीक है, सो एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम में आ गए एंड इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। हमने ये एक्चुअली इट वाज एक्चुअली फाउंड कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखा गया तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी दैट वाज नियर टू द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन। दैट इज व्हाई वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ योर पोटेशियम आयन। सो इवेंचुअली नेट मूवमेंट, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब लीकी पोटेशियम चैनल्स ओपन है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगी। सो दिस वाज इन इक्वेशन एक्सप्लेन्ड बाय नर्स्ट, NERNST, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट रियली। पोटेशियम कंसंट्रेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही एक्शन पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं द स्टिमुलेटरी एक्टिविटी, राइट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलमोस्ट सारे सेल्स में होती है, आई मस्ट से ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, जबकि एक्शन पोटेंशियल इज प्रेजेंट इन द एक्साइटेबल सेल्स लाइक न्यूरॉन्स एंड मसल्स इन योर बॉडी। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।